बिजनेसमैन भाइयों की इकलौती बहन थी। अगर कोई भी लड़का मेरे आसपास नजर आता तो मेरे भाई उन्हें जान से मार देते थे। एक दिन ढाबे वाले लड़के से मोहब्बत कर बैठी। रोज रात को 8 बजते ही ढाबे पर चली जाती थी और उस लड़के के साथ पूरी रात गुजारती थी। एक रात मैं उस लड़के के साथ थी कि अचानक मेरे दोनों भाई हम दोनों को साथ में देख लिया। हे भगवान, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे दोनों भाई ने मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। काश मेरी एक और बहन होती तो मैं अपनी हर एक बात अपनी बहन से शेयर करती। काश मेरी माँ होती तो मैं दिल खोलकर अपनी माँ से हर एक बात कह देती। लेकिन मुझे क्या पता था कि अमीर घर की बेटी बहन होकर मुझे दुखी झेलना पड़ेगा। काश मैं गरीब घर की बेटी होती तो मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी लेती। मुझे इस घर में बहुत ज्यादा घबराहट होती है। मैं छुप छुप कर अपने कमरे में रोती रहती हूँ। आखिर मैं अपनी दिल की बात किसे कहती। मेरे भाई तो अपने अमीर होने पर घमंड में चूर रहते थे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हो गया। मैं कॉलेज जाने लगी। मेरा नाम रूही है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से लेकर आज तक मेरे दोनों भाइयों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे भाई इतना बुरे नहीं थे, लेकिन मेरे ऊपर हर एक रोक टोक लगाते रहते थे। मुझे कभी भी जाना होता अपने आदमियों के साथ मेरे पीछे लगा देते। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। खैर अब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने लगी थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे हर एक बात बिना बोले ही समझ जाया करती थी। जब मैं घर से उदास होकर कॉलेज में पहुंची तो वो मेरी मूड एक चुटकी में ही सही कर देती। उसकी हर एक कही बातें मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वही मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन हो। अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो वो मुझे फौरन ही बिना रोक टोक लगाए इजाज़त दे देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे घर की सदस्य हो जो मुझे इजाज़त दे रही हो और मैं बिना टेंशन के उसकी हुक्म को पूरा कर देती थी। कुछ पल के लिए मैं यह भूल जाती थी कि मेरे दोनों भाई को अगर पता चलेगा तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेंगे। खैर मेरा तो एक ही काम था, मैं कॉलेज जाती और सीधा कॉलेज से घर वापस जाती। मेरी जिंदगी इसी तरह से कट रही थी। एक दिन मेरी दोस्त मीनाक्षी मेरे घर आई और कहने लगी कि यार चल आज हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमकर आते हैं, मन भी सही हो जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा। बट मैं अपने भाइयों की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती थी। खैर मेरी दोस्त मीनाक्षी ने मेरे भाइयों से इजाज़त ले ली और हम दोनों घर से निकलकर बाहर घूमने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी मुझे तो बहुत देर से भूख लगी है, क्या हम कहीं कुछ खा सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे बिना खाए मैं अब चल नहीं पाऊंगी। मीनाक्षी कहने लगी कि ठीक है, हम कहीं अच्छे से ढाबे को देखकर हम वहाँ पर कुछ खा लेंगे। हम लोग बातें करते करते एक ढाबा था वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे गरीब लोगों की रहन सहन बहुत अच्छा लगता था। जब मैं एक बार अपनी मासी के घर गई थी तो वहाँ पर हम बहुत मस्ती करते थे। अक्सर मेरी मासी चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी क्योंकि मेरी मासी की शादी अपने पसंद की थी और जब मौसा जी काम करके आते तो दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते। मुझे भी यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं तो बस यही सोचती कि काश मैं भी अपने मासी और मौसा जी के घर पर ही रुक जाती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। उन दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग मेरी मौसी और मौसा जी हैं। मैं तो अपने भाइयों के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही 10 से 15 दिन गुजर जाता मेरे भाई फौरन ही गाड़ी भेज देते और मुझे मजबूरन भाइयों के घर जाना पड़ता था। आज इस ढाबे को देखकर मुझे मेरी मौसी और मौसा जी की याद आ गया था। फिलहाल मैं और मीनाक्षी दोनों लोग ढाबे के अंदर चले गए। जब गर्मा गर्म ढाबे की छोले और पूरी मेरे सामने आए तो उसे खाकर मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं रोजाना उस ढाबे पर जाया करती थी क्योंकि मुझे वहां पर जाकर बहुत सुकून मिलता था। मुझे गरीब लोग बहुत पसंद थे। एक दिन मैं
जैसे ही ढाबे से बाहर निकली तो मेरी नज़र एक लड़के पर गई। वो लड़का बहुत हैंडसम था। ऐसा नहीं लगता था कि वो ढाबे का नौकर है, और मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगता था। अब मैं उसे धीरे धीरे छुप छुप कर देखा करती थी। फिलहाल शाम के 8 बज गए। हम दोनों अपने अपने घर चले गए, और जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटी, मुझे वही लड़का बार बार मेरे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा था। आखिर मुझे हो क्या गया था कि मुझे वही लड़का बार बार मेरे सामने आ रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़के की याद आ ही जाती थी। यही सब सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में चली गई, और जैसे ही मेरी सुबह नींद खुली तो फौरन फ्रेश होकर कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज निकल गई। मेरी दोस्त मीनाक्षी भी कॉलेज आ चुकी थी। हम दोनों क्लास में जाकर अपने सीट पर बैठ गए। टीचर भी अपनी लेक्चर सुनाए जा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस लेक्चर पर नहीं था। मैं तो बस उस लड़के के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद टीचर मेरा नाम लेते हुए पुकारने लगी। 4 से 5 बार मेरा नाम ले चुकी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। जैसे ही मीनाक्षी मुझे एक चींटी काटी, फौरन से मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, मीनाक्षी, तुम यह क्या कर रही हो? तब मीनाक्षी कहने लगी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कब से टीचर तुम्हारा नाम लिए जा रही हैं, और तुम हो कि एक बार भी उनका बात सुनने से ना रही। अब मुझे टीचर डांटते हुए क्लास से बाहर निकाल दी। अब मुझे यह सब हो क्या रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे सामने वही लड़का बार बार आता रहता था। एक दिन मैंने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी, मुझे उस ढाबे पर जाकर कुछ खाना है, क्या तुम चलोगी? मीनाक्षी कहने लगी कि यार, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हम टाइम से घर पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी जिद की वजह से मीनाक्षी को मजबूरन मेरे साथ ढाबे तक जाना पड़ा। जैसे ही हम लोग ढाबे पर पहुंचे, मेरी निगाह तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन वह लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं उदास होकर मीनाक्षी से कहने लगी कि मीनाक्षी, मुझे भूख नहीं है, हम घर चलते हैं, नहीं तो हम घर के लिए लेट हो जाएंगे। हम दोनों लोग वापस अपने अपने घर चले गए, लेकिन आज हमें घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। मेरे दोनों भाई गुस्से से आग की तरह बुलबुला हो गए थे। अभी मेरी कदम कमरे में पड़ते ही दोनों भाई सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। तुम कहाँ थी, और तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारी छुट्टी तो कम से कम आधा से 1 घंटा पहले हो गया है, और तुम इतनी लेट आ रही हो, कहाँ रह गई थी? हम दोनों की तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम्हें पता है? जब तुम छोटी थी तो मम्मी पापा तुम्हारी जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों को सौंप कर गई थी, और साथ में ही कहा था कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसे कोई भी चीज की कोई कमी मत होने देना। जब तुम 1 से 2 मिनट लेट हो जाती हो तो हमारी जान निकलने लगती है। पर मैंने भाई से कह दिया कि मैं अपने दोस्त मीनाक्षी के घर चली गई थी, मुझे वहाँ पर कुछ काम था। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे केयर करते थे, लेकिन उनके अंदर बस एक ही कमियां था कि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं थे, और मुझे गरीब लोग बहुत पसंद थे। खैर, हम लोग रात का खाना खा लिए और अपने अपने कमरे में चले गए। मेरा दिमाग बार बार उस लड़के की तरफ जा रहा था जो मुझे उस दिन ढाबे में दिखा था। अगली सुबह मैं कॉलेज के लिए आधा घंटा घर से पहले ही निकल गई और कॉलेज ना जाकर उस ढाबे पर चली गई। बस मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान, मुझे एक बार उस लड़के से मिला दे। यह सब अपने दिल में ख्याल रखते हुए उस ढाबे तक पहुंच गई। आज मैंने देखा कि वह लड़का ढाबे के अंदर कुछ लोगों को खाना दे रहा था। मैंने भी उस ढाबे के अंदर चली गई। वह लड़का भी मेरे पास आया और कहने लगा कि जी, आप क्या लोगी? वह तो मुझसे पूछे जा रहा था और मैं उसे देखे जा रही थी। उसके बाद मेरे कानों तक जा रही थी, लेकिन मेरे जुबान से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी निगाह बस उसे ही निहार रही थी। जब वो जाने लगा तो मैंने दोबारा से आवाज़ लगाई और उससे कहा कि जो तुम्हें पसंद है वो मुझे लाकर दे दो, मैं वही खा लूँगी। वह लड़का कहने लगा कि आप पागल तो नहीं हो गई हैं, मेरी पसंद आपको क्यों खाना? मैंने उससे कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस आपको जो पसंद है
वह लाकर मुझे दे दो। वह लड़का मुझे एक समोसा लाकर दे दिया और मैंने भी उस समोसे को खा लिया। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कहने लगा कि तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहती हो। मैं थोड़े गुस्से से बोली कि तुम कितना सवाल जवाब करते हो, बस केवल नाम ही तो पूछा है ना, तो साफ साफ बता दो। वो लड़का कहने लगा कि मेरा नाम सोहन है। अब बताओ तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि बस ऐसे ही, आज के लिए बस हम दोनों का इतना ही बात हो पाया था। और मेरे कॉलेज की टाइम हो गया और मैंने फौरन ही कॉलेज के लिए निकल गई। छुट्टी होने के बाद टाइम से घर भी पहुंच गई। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह नींद खुली तो नौकर मेरे कमरे में आया। उसके हाथ से टेबल पर रखी हुई सामान गिर गया और जैसे ही मेरी नींद खुली, दोनों भाई नौकर को मारने लगे और कहने लगे कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी जो मेरी बहन के कमरे में चले गए। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो घर पर नौकरानी भी है, उससे कह देते, वो जाकर ले आती। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों भाई उस नौकर को मारने लगे। अपने भाई का रवैया देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर यह लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बाहर किसी लड़के से बात भी कर लेती तो भाई का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता। यह सब जिंदगी जी जी कर मैं अब बोर हो चुकी थी। मुझे अब खुलकर जिंदगी जीना था। ऐसे ही दिन मेरे कट रहे थे। आज घर पर भाई को कह दिया कि आज मुझे कुछ सामान लेना है, मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन भाई तो मेरे पीछे गाड़ी ड्राइवर दोनों को लगा दिया। अब मैं कैसे उस ढाबे तक जाती। खैर ड्राइवर के साथ घर से निकल गई और मैंने भी चालाकी दिखाते हुए दिया और कुछ दूर तक जाते ही गाड़ी पंचर हो गया। मैंने ड्राइवर से कह दिया कि आप गाड़ी ठीक करवा कर घर पहुंच जाना और मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी। यह कहकर मैं उस ढाबे पर चली गई। आज वह लड़का फिर से लोगों को खाना दे रहा था। मैं जाकर बैठ गई। वो मेरे पास आया और पूछने लगा, आप क्या लोगी। मैंने कह दिया कि लस्सी ला दो। वह मेरे पास लस्सी लाकर रख दिया। मैंने उससे पीते ही बस उसे ही देख रही थी। आज मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई और मुझे घर तक पैदल ही जाना था। वह लड़का भी अपने घर के लिए निकल गया। अभी मैं पैदल जा ही रही थी, वह फौरन से अपनी साइकिल रोककर मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें किस तरफ जाना है। मैंने भी कह दिया कि मुझे थोड़ा आगे चलकर राइट की तरफ जाना है। लड़का कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे वाले सीट पर बैठ जाओ। मैंने कहा, अरे मैं पीछे गिर जाऊंगी, आगे बैठ जाऊं क्या। नहीं, तुम पीछे बैठो, नहीं गिरोगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके साइकिल की चेन टूट गया और हम पैदल जाने लगे। हम दोनों चुप चुप से थे। मैंने कहा, सोहन कुछ तो बोलो। उसने कहा, नहीं, मैं बेकार की बात नहीं करता। मैंने कहा, अच्छा तो ठीक है, फिर हम मतलब की बातें करते हैं। यह बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो मायूस होकर कहने लगा कि मैं और मेरी माँ, बस दो ही लोग हैं। मेरे पिताजी का बहुत पहले देहांत हो गया है। बस अब हम दोनों लोग अपने छोटे से घर में रहते हैं। मैं यहाँ पर ढाबे में कुछ काम करके पैसे निकाल लेता हूँ, उसी से माँ बेटे का गुजारा हो पाता है और हम दोनों उसी में बहुत खुश रहते हैं। सोहन भी मुझसे पूछने लगा कि तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर रहती हूँ। बस मैंने उससे यही कहा, मैं दो भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया है। बस मैं दोनों भाइयों के साथ रहती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी लड़के के साथ भाई के सामने चली जाऊँ तो भाई उन्हें नहीं छोड़ते, बहुत ज़्यादा मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और मैं वैसे ही जिंदगी जी जी कर पक चुकी हूँ। मैं भी मोहब्बत भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, सुकून की दो पल गुजारना चाहती हूँ। इसी तरीके से बात करते करते सोहन को भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे।
जब मैं कॉलेज जाती सोहन रास्ते में मेरा इंतजार करता रहता और मुझे अपनी माँ के हाथों के बनाए हुए टिफिन भी मुझे रास्ते में पकड़ा देता। मैं अक्सर घर से लंच टिफिन लेकर नहीं जाती थी और मुझे रास्ते में ही सोहन दे दिया करता था। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त गुजर गया। अब मुझे उसके बिना रहा नहीं जाता था। वो भी किसी न किसी बहाने से मेरे घर आ जाया करता था। एक दिन मैं और मेरे दोनों भाई बैठे हुए थे कि अचानक से ढाबे से कुछ खाने वाला चीज लेकर आ गया और कहने लगा कि साहब, यहाँ से किसी ने ऑर्डर किया था, वही मैं लेकर आया हूँ। अब मेरे दोनों भाई एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन ऑर्डर किया था। मैंने कहा भैया, मुझे बहुत मन था तीखा खाने को, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया है। मैंने फौरन से उसके हाथ से सामान लेकर अपने पास रख ली और वह वापस चला गया। भाई भी अपने अपने काम पर चले गए। जब मैंने उसकी लाई हुई सामान खोलकर देखा तो उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, तुम रात को 8 बजे उस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। सोहन कहने लगा, अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तुम बताओ, मैं तुम्हारे घर पर कब आ जाऊं तुम्हारा हाथ मांगने। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो तुम मेरा हाथ मेरे घर पर आ जाओगे मांगने। मेरे दोनों भाई को जानते नहीं हो, क्या वह दोनों तुम्हें मार डालेंगे। सोहन कहने लगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारा हाथ मांगकर ही मरूं। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके बाहों से लिपट कर मैं फुट फुट कर रोने लगी। सोहन मेरा आंसू पोंछते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। तुम अपने भाई की लाडली बहन हो, वो अपनी बहन की खुशी ही चाहेंगे। हम दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देंगे। हम दोनों का प्यार परवाना चढ़ने लगा था। अब तो सोहन मेरे घर के अगल बगल से छुप छुप कर मुझे देखा करता था, इशारे वगैरह करता रहता था। जब मैं कॉलेज से वापस आती तो मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताती थी। एक दिन मैंने जैसे ही घर वापस आई, जो नज़र मेरे सामने था उसे देखकर तो मैं बेहोश होते होते बची। मेरे आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा मचल रहा था। जब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि यह देखो तुम्हारा रिश्ता आया है, मैंने कहा भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब भाई मेरे पास आए तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। भाई कहने लगा, पागल मत बनो, बहुत अच्छा घर से रिश्ता आया है, बहुत अमीर लोग हैं। जब मेरे कान में यह अमीरी वाली बात पड़ी तो मैं गुस्से से और भी ज़्यादा बुलबुला हो गई, क्योंकि मैं अमीर घराने में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अमीरों का रहन सहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो बस सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन भाई तो डांटते हुए मेरा मुंह बंद कर दिए और मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। अगले दिन मैंने सोहन से सारी बात बता दी और मैंने सोहन से कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन सोहन तो मुझे समझाते हुए कहने लगा कि तुम पागल मत बनो, तुम्हें पता है ना हमारे घर की स्थिति क्या है। मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगा। तुम मेरे साथ ज़्यादा खुश नहीं रह पाओगी। जहाँ तुम्हारे भाई शादी कर रहे हैं तुम वहाँ पर कर लो। मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। मैं दिल ही दिल में तड़पता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। लेकिन अचानक से उसने मरने का फैसला कर लिया। मैं बिल्कुल टूट चुका था। उससे दूर मैं भी नहीं रह सकता था, लेकिन उसके भाई मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी मैंने उससे समझा बुझाकर उसे उसके घर भेज दिया। रोज की तरह 8 बजे मेरे पास आई, लेकिन शायद आज हम दोनों का आखिरी दिन था, जो सब कुछ खत्म होने वाला था। फिलहाल तो मेरे पास आ ही गई और कहने लगी कि सोहन,
मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी कहीं और हुई ना तो तुम जान लेना, मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तब तक अचानक से उसके भाई हम दोनों को एक साथ देख लिए। साइना फौरन अपने भाई के पैरों के नीचे गिर गई और मेरी जिंदगी की भीख मांगने लगी। उसके दोनों भाई मुझे मार मार कर वहीं पर घायल कर दिए और उसको लेकर चले गए। 1 से 2 दिन बीत गया था, हम दोनों एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखे थे। मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे मेरा जख्म भर चुका था। अंदर ही अंदर मैं रोता रहता था। कभी मेरा मन करता कि मैं उससे कहीं दूर लेकर चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था और साइना को भी अपने दिल से दूर नहीं रख सकता था। एक दिन अचानक साइना मेरे पास आई। उसे देखकर घबरा गया। साइना, तुम यहाँ? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा तो इस बार तुम्हें ही मारने लगेंगे और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मार खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई दुख दर्द पहुँचाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। साइना मुझसे कहने लगी कि सोहन, 2 दिन के बाद मेरी शादी है। मैं बहुत भाई की मिन्नतें करके आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं अचानक से जमीन पर गिरते गिरते बचा। मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और बस मैं यही कहता रहा कि तुम अपने मुंह से एक शब्द भी ना कहो। फिलहाल हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत ज्यादा रोए जा रहे थे। सोहन, आज अपने हाथ से कुछ बनाकर खिला दो। शायद आज के बाद मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ खाना पाऊं। साइना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगा। मैंने एक बार हिम्मत करके उसके भाई के पास 87% इंडियन महिलाओं को पिगमेंटेशन की शिकायत हो सकती है। नया पॉन्ड्स एंटी पिगमेंटेशन सीरम खास इंडियन स्किन के लिए बनाया गया, जो पिगमेंटेशन घटाए और दे फ्लॉलेस रेडियंस। चला गया और साइना का हाथ मांगने लगा, लेकिन उन दोनों भाई ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं चाहता तो 1 मिनट में साइना को लेकर बहुत दूर चला जाता, लेकिन मैं अपनी माँ को बेसहारा अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। खैर, हम दोनों अब अलग हो चुके थे। अब हम दोनों मिल भी नहीं पा रहे थे। एक दिन मैं उसके दोस्त मीनाक्षी के पास चला गया और उससे कहा कि प्लीज मीनाक्षी, एक बार मुझे साइना से बात करा दो। आखिरी बार मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मीनाक्षी कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारा बात उससे करवा देती हूँ। मीनाक्षी साइना के पास कॉल करके मेरी बात करवा दी। जैसे ही साइना की आवाज़ आया, मैं सुनकर रोने लगा। साइना जब मेरी आवाज़ सुनी तो अभी फुट फुट कर रोने लगी। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं आज भी उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं। मैं कई बार अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ की याद आ जाता। अचानक से उसके भाई आ गए और फ़ोन कट गया। मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। अब मेरा बिल्कुल भी कोई भी काम में मन नहीं लगता था। जब मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, आखिर बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, मुझे कुछ तो बताओ। मैं अपनी माँ के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और मैं साइना के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी माँ मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगी कि बेटा, अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो जाओ, तुम उससे शादी करके मेरी बहू बनाकर मेरे घर लेकर आओ, और हाँ, बहू को ना ला सके तो तुम खुद भी मेरे घर पर मत आना, क्योंकि मुझे पता था अगर वह लड़की किसी और की हो गई तो ऐसे भी वह जिंदा नहीं रह पाता। बस शरीर था और जान उस लड़की के पास था। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा फौरन दौड़ता हुआ उस लड़की के घर चला गया और जैसे ही उसके घर गया, साइना की शादी हो चुकी थी। मेरे बेटे को जैसे ही पता चला कि उसे पहुंचने में वहां पर देर हो गया और साइना उसके हाथ से निकल गई,
उसके दरवाजे पर ही मेरा बेटा दम तोड़ दिया और जैसे ही साइना की नज़र मेरे बेटे पर पड़ी, फौरन उसके पास दौड़ती हुई भागी, उससे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते उसने भी अपना दम उसी के पास, उसी के बाहों में तोड़ दिया। शादी तो उसकी हो चुकी थी, लेकिन अपनी जान मेरे बेटे के बाहों में तोड़ी थी। दोनों भाई पछताने लगे थे, बस यही सोच रहे थे कि काश मैं अपनी बहन का बात मान लेता तो यह दिन देखना ना पड़ता। आज मेरी बहन मरी नहीं होती, आज मैंने अपने माँ का दिया हुआ वादा भी पूरा ना कर सका। हम बड़े जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर लेते हैं। हमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की बच्ची या बच्चों कहाँ पर खुश रहेंगे। यह गरीबी, ऊंच नीच हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम अमीर देखकर बड़ों के घर में शादी कर दे तो, लेकिन हमारे बच्चे कभी खुश नहीं रहते। इसलिए उनकी खुशी जहाँ पर हो, हमें उन्हीं के खुशी में ही शामिल हो जाना चाहिए। यह दोनों तो जीते जी एक ना हो सके, लेकिन मरने के बाद एक तो हो गए। अगर हम उनकी एक बार बात सुन लेते तो शायद यह लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारते। हम दोनों भाई सोहन के माँ से जाकर माफ़ी मांग लिए और साथ में ही मैंने कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, क्या आप हम दोनों भाई को माँ का दर्जा देंगी और हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। सोहन की माँ बहुत अच्छी थी। हम दोनों भाई को अपने सीने से लगाकर हम दोनों को घर पर रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।